बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 अ शर्ट इन द मार्केट पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इट बिगिंस with the production of cotton and end with the sale of the shirt. We shall see that a chain of markets links the producers of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. So, ये जो चैप्टर है वो हमको शर्ट की स्टोरी बताएगा, कैसे कॉटन का प्रोडक्शन हुआ और कैसे ये शर्ट बनकर मार्केट में बिक गया. We shall see that a chain of market links the producer ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ शर्ट इन द सुपर मार्केट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मार्केट की जो चेन है वो प्रोड्यूसर से बायर तक लिंक्ड है. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस. क्या सभी को इक्वली बेनिफिट मिलता है उससे, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर, कि कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. वी शैल फाइंड आउट. इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे. सो अ कॉटन फार्मर इन कर्नूल. Swapna, a small farmer in the Kurnool, which is in the Andhra Pradesh, grows the cotton on a small piece of land. The balls of cotton plants are ripe and some have already burst. So वो बताती है कि कॉटन प्लांट जो है उनकी कुछ बॉल्स तो राइप है, कुछ पकी हुई है और कुछ ऑलरेडी फूट गई है. सो स्वप्ना इज़ बिजी पिकिंग द कॉटन. तो स्वप्ना कॉटन ढूंढने में बहुत व्यस्त है. द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बर्स्ट ओपन एट ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन. तो वो जो बॉल है एक टाइम पर नहीं बर्स्ट होती, उसको हार्वेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है. Once the cotton is collected, instead of selling it at the Kurnool's cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed 2,500 from the traders at a very high interest rate to buy the seeds, fertilizers and the pesticides for cultivation. At that time, the local trader made the Sapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. Cultivation of cotton required the high level of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmer have to incur heavy expenses on the account of this. Most often, the small farmer need to borrow the money to meet these expenses. So, जब कॉटन का कल्टीवेशन होता है तो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो इनपुट्स भी बहुत लगता है, जैसे फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से, और फार्मर को बहुत हैवी एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है. तो जैसे कि स्मॉल फार्मर्स ने अगर नीड टू बोरो मनी, अगर उसको पैसा बोरो करना है तो उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस लगते हैं. सो डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन. क्या स्वप्ना को फेयर प्राइस मिला है, बिल्कुल सही प्राइस मिला उस कॉटन का. वाई डिड द ट्रेडर पे द स्वप्ना अ लो प्राइस. ट्रेडर ने स्वप्ना को लो प्राइस कम पैसे क्यों दिए. वेयर डू यू थिंक द लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन. आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो कॉटन कहाँ सेल आउट करते होंगे. एंड हाउ इज़ दिस कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना. और ये कंडीशन स्वप्ना से कैसे अलग है. सो एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन. एक दिन ट्रेडर यार्ड पर दो आदमी कॉटन बैग के साथ आए. एट अ प्राइस ऑफ 1,500 per quintal, the cotton fetches 6,000. The trader deduct 3,000 for repayment of loan and interest and pay Swapna 3,000. So Swapna 3,000 only. Trader, cotton is selling cheap. There is a lot of cotton in the market. तो बोलता है कॉटन तो अभी बहुत सस्ती हो गई है क्योंकि मार्केट में कॉटन बहुत है.
Swapna, I have toiled so hard for 4 months to grow this cotton. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया 4 महीनों तक ताकि ये रुई उग जाए. You can see how fine and clean the cotton is this time. आप देख सकते हो कि कॉटन कितनी साफ सुथरी है. I had hoped to get a much better price. मैं इससे थोड़ा अच्छा प्राइस डिज़र्व करती हूँ. So here in this picture, trader sells the cotton at the Kurnool cotton market. The second is ginning mill buy the cotton. पहले ट्रेडर्स जो होते हैं सेल करते हैं कॉटन को कॉटन मार्केट में, फिर उसकी गिनिंग होती है मिल्स में, फिर गिनिंग मिल्स रिमूव द सीड्स एंड द प्रेसेस द बॉल्स इनटू बेल्स. तो जो गिनिंग मिल्स होती है वो यहाँ से उस कॉटन में से सीड्स को रिमूव करती है, फिर उसको प्रेस कर देती है बेल्स में. फिर स्पिनिंग मिल बाय द बेल्स. फिर जो स्पिनिंग मिल्स होती है वो इन बेल्स को खरीदती है. दैन स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न. फिर वो इन कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करते हैं. एंड द लास्ट इज स्पिनिंग मिल सेल द यार्न टू यार्न डीलर. फिर स्पिनिंग जो मिल है वो यार्न को यार्न डीलर तक सेल आउट कर देते हैं. ट्रेडर, अब आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस. तो बोलता है कि मैं तुमको अच्छी प्राइस दे रहा, अच्छी रकम दे रहा हूँ. अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच. बाकी के ट्रेडर्स तो तुमको इतना भी पे नहीं करेंगे. यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी. तुम कर्नूल मार्केट में चेक कर सकते हो अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो. स्वप्ना, डोंट बी एंग्री. गुस्सा मत हो. हाउ कैन आई डाउट यू. मैं तुम पर कैसे डाउट कर सकती हूँ. आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ. सो बोलती है कि मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं ये जो कॉटन है उससे कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लूँ ताकि आगे के कुछ महीने मेरे अच्छे निकले. थ्रू स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लेस्ट 1800 पर क्वांटल. तो स्वप्ना ने बोला कि हमें पता है कि जो कॉटन है जो रुई है 1800 रुपये पर क्वांटल से बिकेगी. शी डजंट आर्ग्यू फर्दर. फिर उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया. द ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन. जो ट्रेडर था बहुत ही पावरफुल बंदा था इन द विलेज. And the farmers have to depend on him for loan, not only for the cultivation but also to meet other existence such as illness, children's school fees. तो वो जो ट्रेडर था वो बहुत ही पावरफुल मैन था विलेज का, गांव का. और जो फार्मर्स थे उन लोगों को उन पर डिपेंड होना पड़ता था लोन के लिए. सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ही लोन नहीं लेते थे बल्कि इलनेस के लिए, कोई बीमारी हो जाए उसके लिए लोन लेना पड़ता था, स्कूल की फ़ीस चुकाने के लिए. ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर वेयर देयर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स. और साल में कुछ ऐसा समय भी आता था जब वहाँ पर कोई काम कोई इनकम नहीं होती थी फार्मर की. सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन ऑफ सर्वाइवल. सो पैसा उधार लेना ही उनकी ज़िंदगी का सहारा बन जाता था. Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned a wage labor. तो स्वप्ना की जो अर्निंग थी कॉटन कल्टीवेशन से वो कुछ ज़्यादा नहीं थी कि जो ज़्यादा वेजेस लेबरर्स को मिलती उनसे कुछ ज़्यादा नहीं थी. The next concept is the cloth market of Erode. Erode bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. Erode bi-weekly market जो है तमिलनाडु में वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है. A large variety of cloth is sold in this market. यहाँ पर कपड़ों की बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी सोल्ड आउट होती है. क्लॉथ that is made by the weaver in the village अराउंड इज़ ऑल्सो ब्राउट हियर फॉर सेल. जो कपड़े वीवर्स बनाते हैं इस विलेज में वो भी यहाँ सेल के लिए आते हैं. अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ. और इसी मार्केट में ऑफिस भी है
क्लॉथ मर्चेंट के जो कि कपड़े बेचते हैं। अदर ट्रेडर्स from some South Indian towns also come and purchase the cloth in this market. जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो भी साउथ इंडिया से आते हैं, यहाँ पर आके कपड़े खरीदते हैं आके मार्केट से। वन on market day, you would also find the weaver bringing cloth that has been made on order from the merchants. These merchants supply the cloth on order to the garment manufacturer and exporter around the country. तो ये जो merchants है ये ऑर्डर लेकर गारमेंट ऑर्डर ले लेते हैं और फिर उनको सप्लाई करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को पूरे ऑल ओवर द कंट्री. So they purchase the yarn and give instruction to the weaver about the kind of cloth that is to be made. वो yarn खरीदते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इससे किस प्रकार का कपड़ा बनेगा. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन. एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे काम होता है. सो फर्स्टली दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाज़ार. ये मर्चेंट शॉप है जो कि आपको फिगर नंबर फर्स्ट में दिख रही है जो कि बाज़ार में है. Over the years, these traders have developed expansive contacts with the garments firm around the country from whom they get order. The traders purchase the yarn from others. यहाँ का जो traders है वो thread purchase करता है दूसरे लोगों से. So the step 2 है the weaver live in the village around and take the yarn supplied by this trader to their homes where the looms are located in the sheds adjacent to their houses. This photograph shows a power loom in which and one of such home the weaver with the family spent long hours working on these looms. तो यहाँ के जो वीवर्स हैं उनकी जो फैमिली है वो इन लूम्स पे काम करते करते उनको बहुत टाइम लगता है. बहुत Most weaving units have around 2 to 8 power looms on which the yarn is woven into the cloth. तो जो weaving unit उन्होंने बताया 2 to 8 power loom की होती है जिस पर ये वूवन से क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है. A variety of sari, towels, shirtings, ladies dress material and the bedsheet are produced in this loom. ये सारी चीज़ें इस loom में बनाई जाती है. On the figure third, as shown in this picture, they then bring back to finish the cloth to the traders. फिर ये काम ख़त्म होने के बाद ये सारा सामान traders के पास लेकर जाते हैं. Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. फिर ये सारा सामान लेके वो मर्चेंट के पास जाते टाउन में. The trader keeps an account of the yarn, giving the pays some money for weaving this into cloth. तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनको पे करते हैं, पैसा देते हैं कि इन्होंने वीव करके किसी कपड़े में बदल दिया है. Putting out system, weavers producing cloth at home. The merchant distributes the work among the weavers based on the order he had received for cloth. तो जो मर्चेंट्स रहते हैं वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं वीवर्स. फिर जिस अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर आता है उस अकॉर्डिंग वो उसको बांट देते हैं. द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ. फिर वो जो वीवर है यार्न खरीदते हैं मर्चेंट से, उसको सप्लाई कर देते हैं कपड़े में. फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट seemingly has two advantages. तो वीवर्स के लिए इस अरेंजमेंट को करने के लिए 2 एडवांटेजेस है. द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड their money on the purchase of yarn. वीवर्स को अपना मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता यार्न खरीदने के लिए. ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ is taken care of. Weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it to be woven. जो weavers होते हैं उनको पता है कि कपड़ा कितने से बनेगा और कितना उनको बुनना है. However, this dependence on the merchants both for the raw material and the market means that the merchants have a lot of power. They give orders for what it to be made and pay a very low price for making a cloth.
तो वो ऑर्डर दे देते हैं और फिर ऑर्डर देने के बाद वो बहुत कम पे करते हैं उनका जो कपड़ा बना है। द वीवर हैव नो वे ऑफ, उनके पास कोई तरीका ही नहीं रहता है। हियर आर द क्वेश्चंस, what are the following people doing in the Erode cloth market such as merchants, weavers and exporters? ये जो पर्सन्स बता रखे वो एरोड क्लॉथ मार्केट में क्या काम करते होंगे। तो पहला दे रखा मर्चेंट्स का क्या वर्क है, वीवर्स का और एक्सपोर्टर्स का। इन वॉट वेज आर द वीवर्स डिपेंडेंट ऑन द क्लॉथ मर्चेंट्स? किस तरीके पे, किस आधार पर वीवर्स मर्चेंट्स पर डिपेंडेंट है। So the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for at what price it to be sold. वीवर को नहीं पता रहता है कि वो ये कपड़ा, कि ये कौन कपड़ा बना रहा है और ये किस प्राइस में इस कपड़े को बेचेंगे। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री। फिर क्लॉथ मार्केट के जो मर्चेंट्स रहते हैं वो उसको गारमेंट फैक्ट्री में सेल आउट कर देते हैं। एंड दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा लाभदायक है उनके फेवर के लिए। सो weavers invest all their saving or borrow the money at the high rate of interest to buy the looms। तो जो weavers रहते हैं वो अपनी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ताकि वो लूम खरीद सके। ईच लूम कॉस्ट 20,000। सो स्मॉल वीवर विथ 2 लूम हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000। तो जो स्मॉल वीवर्स रहते हैं उनको 2 लूम खरीदने के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। द वर्क ऑन दिस लूम कैन नॉट बी डन अलोन। तो जो लूम का काम है वो अकेले नहीं कर सकते हैं। द वीवर एंड द अनदर अडल्ट मेंबर, जो वीवर्स और जो दूसरे अडल्ट मेंबर से ऑफ द फैमिली वर्क अपॉन 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस अ क्लॉथ। तो वो जो वीवर और उनकी फैमिली के जो एडल्ट मेंबर हैं वो दिन के 12 घंटे काम करते हैं ताकि वो कपड़ा प्रोड्यूस कर सके, क्लॉथ प्रोड्यूस कर सके। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ। और ये सब काम के लिए उनको सिर्फ 3,500 रुपये ही महीने के मिलते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। सो मर्चेंट और वीवर्स के बीच का जो अरेंजमेंट है वो एक पुटिंग आउट सिस्टम का एग्जाम्पल है। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लायर द रॉ मटेरियल एंड द रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। तो मर्चेंट सप्लाईज करती है रॉ मटेरियल और रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट, और जो वीवर्स होते हैं वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको रिसीव कर लेते हैं। इट इज़ prevalent in the weaving industry in most of the India। ये इंडिया की बहुत सारी कंट्री में, इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे रीजन्स में बहुत फेमस है। If the weaver were to buy the yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more। So अगर वीवर को यार्न खरीदना हुआ अपने खुद के पैसे से और उसको कपड़े क्लॉथ बनाकर सेल करना हो तो उस पर वो 3 गुना कमाते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ पॉसिबल? हाउ एंड डिस्कस। आपको क्या लगता है कि यह पॉसिबल है? कैसे? डिस्कस करके बताएं। डू यू फाइंड सिमिलर पुटिंग ऑफ अरेंजमेंट इन द मेकिंग पापड़, मसाला एंड बड़ीज? फाइंड आउट अबाउट दिस इन योर एरिया एंड डिस्कस इन द क्लास। सो आपने अपने आसपास में कोई ऐसा अरेंजमेंट देखा जो पापड़, मसाला और बड़ीज बनाते हैं? तो इस पर भी अपने आसपास के एरिया से पता करें और उस पर एक शॉर्ट नोट लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द कॉर्पोरेटिव्स इन योर एरिया। आपने अपने एरिया में कॉर्पोरेटिव्स के बारे में सुना ही होगा। इट कुड बी इन द मिल्क, प्रोविजंस, पैडी एक्सेट्रा। फाइंड आउट फॉर हुज बेनिफिट दे वर सेटअप। पता लगाओ कि ये कितने बेनिफिट पर सेटअप किए गए और इनको बेनिफिट कैसे मिलता है और कितना मिलता है।
जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक शॉर्ट नोट बना के अपना नाम, क्लास, स्कूल का नाम लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। Here is a story of Weaver Cooperative. You have seen that the weaver are paid very little by the merchant under the putting out system. Weaver Cooperative are the one way to reduce the dependence on the merchants and to earn a higher income from the weavers. In a cooperative, people with common interest come together and work for their mutual benefits. In a weavers cooperative, the weavers In a cooperative, people with the common interest come together and work for the mutual benefits. In the weavers cooperative, the weaver form a group and take up the certain activity collectively. They procure yarn from the yarn dealer and distribute it into among the weavers. The cooperative also does the marketing. So the role of the merchant is reduced and the weavers get a very fair price on the cloth. At times, the government helps the cooperative by buying the cloth from them at a reasonable price. For instance, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. The government produces the cloth for the program from the Parloom Weavers Cooperative. Similarly, the government buys the cloth from the Handloom Weavers Cooperative and sell it through stores known as the co-optex. You might have come across one of these stores in your town. तो बच्चों कि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है वो भी उन कॉरपोरेटिव्स की मदद करती है कि वो कपड़ा खरीद लेती है बहुत रिजनेबल रेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट वो एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाती है उनके स्टेट में। So the government produces the cloth for the program from the Power Looms Weavers Corporate। तो गवर्नमेंट जो है उस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे कपड़े बनवाती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट बायज द क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम्स वीवर्स। और इसी प्रकार जो गवर्नमेंट है वो बाय कर लेती, खरीद लेती हैंडलूम वीवर से, सारा सामान उसको सेल कर देती स्टोर्स पर, विच इज़ नोन एज co-op tax। You might have come across one of this store in your town। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके टाउन में भी इसी प्रकार की कोई एक स्टोर होगी। The garment exporting factory near Delhi। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi. The garment exporting factory will use the cloth to make the shirt. The shirt will be exported to the foreign buyers. Among the foreign buyers are the business persons from the US and the Europe who run a chain of store। तो ये सामान जो इरोड मर्चेंट सप्लाई करते कॉटन के कपड़े वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर वो एक्सपोर्ट करके फॉरेन बायर्स जो होते बिजनेसमैन होते वो यहाँ से ख़रीद कर ला जा और इस चेन के हिस्सा बन जाते हैं। These large stores do the business strictly on their own terms। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने अकॉर्डिंग अपने टर्म्स पर बिजनेस करते हैं। They demand the lowest price from the supplier। ये सप्लायर से बहुत लोवेस्ट प्राइस लेते हैं। In addition, they set high standard for quality of production and timely deliver। और फिर ये प्रोडक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड देखते हैं और फिर इसको टाइम पर डिलीवर कर देते हैं। Any defect or delay in the
एज डिफ़ॉल्ट विथ स्ट्रिक्टली। अगर कोई डिफेक्ट या डिलीवरी में कोई डिले होता है तो ये स्ट्रिक्टली डिलेड है। So the exporter tries his best to meet the conditions set by the powerful buyer। तो जो एक्सपोर्टर्स है वो पूरा ट्राई करते हैं कि उनकी कंडीशंस फॉलो अप हो जाए। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut the cost. They get the maximum work out of the work at the lowest possible wages. This way, they can maximize their own profits and also supply the garments to the foreign buyers at the cheapest rate। तो फिर जो उन पर प्रेशर आ जाता है बाहर, वो जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो ट्राई टू कट द कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट को कम कर देते हैं और फिर वो दे गेट द मैक्सिमाइज वर्क आउट ऑफ द वर्क एट द लोअर पॉसिबल वेजेस। वो कम वेजेस पर वर्कर से ज़्यादा काम करवाते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स। इस वजह से ये अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं और सामान को सप्लाई कर देते हैं फॉरेन बायर्स और बहुत सस्ते प्राइस में। सो व्हाट आर द डिमांड्स फॉरेन बायर्स मेक ऑन द गारमेंट एक्सपोर्टर। कौन कौन से डिमांड्स फॉरेन बायर ने रखी होगी गारमेंट एक्सपोर्टर्स पे। वाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर एग्री टू दिस डिमांड्स। गारमेंट एक्सपोर्टर ने एग्री क्यों किया उनकी डिमांड्स पर। The next is how do the garment exporter meet the conditions set by the foreign buyers। तो garment exporters किन किन conditions पर set होते हैं foreign buyers की। So the Impex garment factory has 70 workers। जो Impex garment factory है वहाँ पर 70 workers है। Most of them are women। Most of these workers are employed on the temporary basis। उनमें से जो ज़्यादातर वर्कर्स है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर एम्प्लॉयड है। दिस मीन्स दैट whenever the employer feels that the worker is not needed, the worker can be asked to leave। जब उनके मालिक को वर्कर की नीड नहीं होती है तो उन वर्कर्स को निकाल देते हैं। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। उन वर्कर्स की वेजेस फिक्स्ड है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। द हाईएस्ट पेड अमॉन्ग द वर्कर्स आर द टेलर who got around 3000 per month। तो जिसको सबसे ज़्यादा पेड मिलती है वो वहाँ पर है टेलर, जिसको 3000 रुपये महीने का मिलता है। Women are employed as helpers for thread cutting, booting, ironing and packing। These jobs have the lowest wages as shown in the figure। Payment to the workers per month: tailoring 3000, ironing 1.1 rupee 50 paisa per piece, checking 2000, threading, cutting and booting 1500। So why do you think more women are employed in the Impex garment factory? Discuss। आप लोगों को क्या लगता है कि वुमेन्स ज़्यादा एम्प्लॉयड क्यों है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में? जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। The next is write a letter to the minister asking for what you like would be proper payment to the workers। एक लेटर लिखो मिनिस्टर को, उनसे बोलो कि वो क्या चाहते हैं प्रॉपर पेमेंट टू द वर्कर्स की, वर्कर्स को प्रॉपर पेमेंट किस प्रकार मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट इज द शर्ट बिलो शोज द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस पर्सन। ये जो शर्ट है नीचे वो प्रॉफिट बताता है बिजनेस पर्सन का। एंड द वेरियस कॉस्ट एंड ही हैड टू पे। और वेरियस कॉस्ट क्या क्या रहती है जो वो पे करता है। फाइंड आउट फ्रॉम द डायग्राम बिलो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स। तो इस फिगर से हमको बताना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। यानी उसको प्रॉफिट हुआ है 900 का, एडवर्टाइजिंग करी है उसने 400 की, स्टोरेज है 200 का और परचेज़ किया उसने 300 में। सो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। A number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States, यानी US। बहुत सारी वैरायटी के जो शर्ट्स होते हैं वहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं। एंड द प्राइस एट
$26. This is each shirt sell 26 or around $26 और अराउंड 1800. मतलब वहाँ का डॉलर हमारे इंडिया करेंसी में देखें तो हमारे यहाँ पर वो शर्ट होगा 1800 का. सो यूज दिस डायग्राम, जो हमको डायग्राम दे रखा है, शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स. इस डायग्राम का यूज़ करके हमको ब्लैंक्स को फिलअप करना है. सो बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर डैश पर शर्ट. सो जो बिजनेस पर्सन है उसने गारमेंट एक्सपोर्टर से कितने में शर्ट खरीदा होगा. ही डैन स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया. फिर उसने मीडिया में कितना स्पेंड किया, एडवर्टाइजिंग के लिए कितना दिया है. एंड अनदर शर्ट per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost of this person is 900. Why? When he sells the shirt for rupees 1800, so dash is her profit on one shirt. तो उसको टोटल खर्चा आया 900 रुपये का, और अगर उसने शर्ट बेच दी 1800 रुपये में तो उसको कितना प्रॉफिट मिला उस पर शर्ट पर, एक शर्ट पर. If he is able to sell a large number of shirts, his profit will be higher. अगर वो बहुत सारी शर्ट्स को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. The garment exporter sold the shirt at 300 per piece. गारमेंट एक्सपोर्टर ने ये शर्ट 300 रुपये में बेची. फिर द क्लॉथ एंड अदर द रॉ मटेरियल, ये फिर ये कपड़ा, ये क्लॉथ और जो सारे रॉ मटेरियल थे उसका कॉस्ट लगा 100 रुपीज़ पर शर्ट. सो द वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर 25 पर पीस. फिर वर्कर को 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े. द कॉस्ट ऑफ रनिंग इज ऑफिस कैम्प ₹25 पर शर्ट. कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट ऑफ द गारमेंट एक्सपोर्टर. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं. हियर द क्वेश्चन, कंपेयर द अर्निंग पर शर्ट ऑफ द वर्कर इन द गारमेंट फैक्ट्री. हमको कंपेयर करना है कि हर शर्ट का प्राइस क्या होगा गारमेंट फैक्ट्री में और गारमेंट एक्सपोर्टर में. फिर बिजनेस पर्सन्स जो मार्केट में करते हैं, जो कि एब्रॉड में है. और व्हाट यू फाइंड, आपने क्या देखा कि कितना प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीज़न दैट द बिजनेस पर्सन इज़ एबल टू मेक द ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. क्या क्या रीज़न होंगे जिससे वो बिजनेस पर्सन बहुत प्रॉफिट कमाता है बाज़ार में. So, you have read the chapter on advertisement. Why does the business person spend 300 for shirt on advertising? Discuss. आप लोगों ने पढ़ा होगा एडवर्टाइजमेंट चैप्टर में. तो बिजनेस पर्सन ने 300 रुपये स्पेंड क्यों किया एडवर्टाइजिंग के लिए, डिस्कस करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हु आर द गेनर्स इन द मार्केट. मार्केट में गेनर्स कौन हैं. अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक टू द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट. जो मार्केट की चेन है वो प्रोड्यूसर, जो कॉटन के प्रोड्यूसर्स हैं उनसे स्टार्ट होकर जो बायर्स है सुपर मार्केट में, वहाँ जाकर वहाँ तक लिंक्ड है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो इस चेन में सभी लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं. मतलब बाइंग और सेलिंग तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है यहाँ पर. लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बेचने और ख़रीदने में इन्वॉल्व है. डिड दे ऑल गेन एज मच. क्या वो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं. There are the people who made the profit in the market and there are some who did not gain as much from this buying and selling. बाज़ार में कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद कर बेच कर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं. So despite their having the toil very hard, they earn little. वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं. कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर. क्या आप इनको इस टेबल में शो कर सकते हो. पीपल हु गेन इन द मार्केट. कौन कौन लोग हैं जो मार्केट में कमाते हैं. वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल 1 2 3. आर द पीपल हु डिड नॉट गेन एज मच इन द मार्केट. और ऐसे लोगों
की लिस्ट बनानी जो मार्केट में ज़्यादा नहीं कमाते हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। Markets and equality. The foreign business person made the huge profit in the market. जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन होते वो बहुत प्रॉफिट कमाते मार्केट में। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर्स मेड ओनली द मॉडरेट प्रॉफिट। और जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते वो बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं। On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. तो जो लोग वर्क यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री में एक्सपोर्टिंग का वर्क करते हैं वो इतना कम कमाते हैं कि उनकी सिर्फ डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती है वो भी कवर नहीं हो पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से कवर अप होती है। Similarly, we saw the small cotton farmers and the weavers at the road putting in long hours of hard work. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटे छोटे फार्मर्स होते, कॉटन फार्मर्स होते हैं, कुछ वीवर्स होते हैं अराउंड में जो कि अपना बहुत सारा समय हार्ड वर्क करने में निकालते हैं, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। पर उनको उसके लिए फेयर प्राइस नहीं मिलता है बाज़ार में। द मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। तो यहाँ पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आ ही जाते हैं उनके बीच में। कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न्ड मोर बट इट इज़ स्टिल मच लेस दैन द एक्सपोर्टर। वीवर्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम कमाते हैं। thus not everyone gains equally in the market। वैसे तो सभी लोग इक्वली नहीं कमाते हैं बाज़ार में। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेजेस इन द मार्केट। तो डेमोक्रेसी इसलिए भी है कि सभी को फेयर प्राइस मिले, सभी को सही प्राइस मिले बाज़ार में। बट वेदर इट इज़ कांता और स्वप्ना इट्स फैमिली डज नॉट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल्स टू अदर। जैसे कि हम स्टोरी पढ़ी थी कांता और स्वप्ना की कि उनकी फैमिली ज़्यादा नहीं कमाती है तो वो लोग इक्वल कैसे हुए। On the other hand, the market offers the people opportunity to work and to be able to selling the things that they grow or produce। तो जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है कि वो सामान बेचे और एंड बी एबल टू सेल द थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। और उनको बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों को सेल करो जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो आप खुद उगाते हो अपने एरिया में। So it could be the farmer selling cotton or the weaver producing the cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shop, large land holding, etc. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो फैक्ट्री खरीद लेते हैं, कि बहुत बड़ी शॉप्स रहती है, बहुत जगह रहती है, उनके पास बहुत बड़ा लैंड रहता है। The poor have to depend on the rich and the powerful for the various things। और जो पुअर लोग रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं रिच लोगों पर जिनके पास ज़्यादा पावर्स है ताकि वो उनको जॉब दे दें, उनके अंडर वो काम कर सके। They have to depend for the loans as in the case of स्वप्ना द स्मॉल फार्मर। तो वो लोन्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि स्वप्ना का केस है जो कि स्मॉल फार्मर है। फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ दिस गुड्स। रॉ मटेरियल के भी लिए भी और मार्केटिंग, इन सारे सामान की मार्केटिंग के लिए भी। वीवर्स in the putting out system. So, and most often for employment, workers at the garment factory, because of this dependence, the poor are exploited in the market. इस डिपेंडेंस की वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है। So, there are ways to overcome this, such as forming the cooperative or the producer and ensuring that law are followed strictly.
In the last chapter, you will read about how one such fish workers cooperative was started ऑन द तवा रिवर। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक फिश वर्कर जो मछलियों का काम करता था उसने स्टार्ट किया अपना कॉर्पोरेटिव का काम तवा रिवर पर। आई होप बच्चों you understand each and every topic of this video, and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.